अजीत चौटाला ने हरियाणा में बिजली किल्लत पर बयान देते हुए कहा कि पिछले 1-2 दिनों से जो दिक्कत थी उनका सामना अब नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उद्योग एनसीआर में शिफ्ट होने से लोड एकदम से बढ़ गया है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अब अडानी ग्रुप से बातचीत हो चुकी है और हरियाणा में बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो बिजली मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से जो समस्या हो रही थी बिजली की कटौती को लेकर, वो अब नहीं होगी। लगातार ये प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि बिजली कटौती ना हो, लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो अब ना हो। लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। हमारी जेलें बहुत स्टेट हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे हैं, तो हमने ये समझा कि लैंड जो बाहर पड़ी है हमारी या खाली पड़ी रहती है। एक ट्रायल बेसिस पे हमने देखा है कुरुक्षेत्र में हमें लग रहा है कि काफ़ी ठीक इंक्वायरी जा रही है और जेल डिपार्टमेंट को हमें एक फायदा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमने कर दिया और अब इसके बाद 11 और है हमारे पे प्रपोज्ड, और इसको देखिए उनको भी तुरंत करेंगे। थोड़ा है ये बात, देखिए हमारे हरियाणा में तो एक डिफरेंट कारण है कि दिल्ली का जितना लोड है इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री अब बाहर आती जा रही है। दिल्ली अपने आप में बहुत इंटरनेशनल सिटी हो गया, तो जो बाहर आ रही है वो सब एनसीआर में आ रही है, चाहे रोहतक में आ जाए, सोनीपत में आए या गुड़गांव फरीदाबाद। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों के हक की आवाज उठाते हुए कहा कि खेल स्टेडियम पर पहला हक खिलाड़ियों का है। खिलाड़ी बिना किसी शुल्क के स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। सरकार का प्रयास खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए केवल बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्टेडियम में रोकने का है। खेल मंत्री संदीप सिंह के अनुसार खिलाड़ी स्टेडियम में निःशुल्क अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ी बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों के लिए होते हैं, खिलाड़ी उसमें खेलते हैं और स्टेडियम बनाए भी खिलाड़ी के लिए जाते हैं। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निःशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिज से, जो हमारे कोचिज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते उनसे समय लेकर, क्योंकि ज्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। उनके लिए निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्मी की तैयारी, अपनी पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे कोच से समय लेकर अपना। वहीं रेवाड़ी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार तेल के कुएं खुदवाए, जनता अपना कुआं खोदकर खुद तेल निकाले। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात संभालते हुए कहा कि तेल और खनिज के लिए ही यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई हो रही है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार क्या न्याय करे, तेल के कुएं खुदवाए, कुछ तो करा। सरकार विकल्प देखेगी। देखो चाहिए कि सरकार तेल के कुएं खुदवाए, वैसे लोग अपने कुएं खोदते, तेल के क्यों नहीं खोद लेते, या अपने कुओं में से निकाल लें। नारोल में संभावना है इस तरह की। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बताओ। आप ये बताइए जी, सरकार। अरे भाई सब जानते हो कि तेल कुछ कंट्रीज के हाथ में इसकी मोनोपोली। आज यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये भी तेल की लड़ाई है, अगर कहीं समझे तो। तेल और खनिज की लड़ाई। ये यूक्रेन में जो पैंट कुर्सेट पहनने वाले लोग हैं, जेलेंस्की से किसी को ना प्यार या दुश्मनी नहीं है, रशिया से किसी को प्यार या दुश्मनी नहीं है, ये सब तेल और खनिज की लड़ाई। गुरुग्राम में एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिख फॉर जस्टिस
जीएस पन्नू को खुली चेतावनी दी और कहा कि जो भी तिरंगे का अपमान करेगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं। साथ ही हरियाणा और पंजाब दोनों भाई भाई हैं जो कि भारत का हिस्सा हैं और कोई भी खालिस्तान बनाने की सोचेगा भी तो उसका बुरा हश्र किया जाएगा। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस जीएस पन्नू ने हरियाणा को खालिस्तान बनाने की धमकी दी थी, जिसके बाद एमएस बिट्टा जीएस पन्नू पर बरसे थे। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुड़गांव के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर। जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का कि खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। सोनीपत जिला कोर्ट में गोलियां चलने से शहर में सनसनी फैल गई। जिला कोर्ट के चैम्बर नंबर 207 के बाहर वेद प्रकाश नाम के एक शख्स की बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। आपको बता दें कि सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग मौके पर पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम में अब लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सोनीपत जिला कोर्ट में वेद प्रकाश की हत्या के बाद सोनीपत पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, क्योंकि इससे पहले भी सोनीपत कोर्ट में कई बार गैंगवार हो चुका है। देखिए, एक जो यहाँ एडवोकेट्स के चेंबर हैं उसके सामने एक व्यक्ति की गोली मार के आज हत्या की गई है और ये बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक पे और एक पहले का कोई इनका विवाद था। एक मर्डर केस पहले दर्ज हुआ था लास्ट ईयर और उसमें जो आज मृतक है वो उस केस का कंप्लेनेंट था और आज कोर्ट में गवाही के लिए आया था। तो वो उस केस के जो अक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से ये शायद माना जा रहा है कि वो उन्होंने उसको गोली चलवाई है जिससे कि वो गवाही ना दे पाए। तो उसमें हमारी टीम्स काम कर रही हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी एडवोकेट्स ने लगा रखे हैं, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फुटेज प्रोवाइड करें जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई करें। फिलहाल यहाँ कोई इंतजाम नहीं है सुरक्षा के हिसाब से। झूठ बोलने वाली तो मेरी परिभाषा नहीं है कि सुरक्षा के हिसाब से कोई इंतजाम नहीं है। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हमने पीछे कैमरे लगाए थे, चोरी हो जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हाल फिलहाल जो वकीलों के चैम्बर से कोर्ट में जाने का, जो वकील के चैम्बर का कोर्ट का डिस्टेंस है, इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इसमें सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने अपने प्राइवेट 4-6 आदमी लगा के इंतजाम कराए हुए हैं कि बाहर के आदमी किसी की गाड़ी रोके, लेकिन उसके अंदर भी इंसरमेंट हैंडलिंग हो जाती है कि वी आर हेल्पलेस। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, ना कोई ऐसा संसाधन है। ये तो पुलिस हमारी मदद करेगी। महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली जाट में बीते दिन हुए नवजात शिशु की मौत के मामले में मृतक की मां मीडिया के सामने रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्या बच्चे को मारने के लिए 9 महीने गर्भ में रखा था। हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले हमसे दुश्मनी रखते हैं और यहाँ पर वैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके के गलत और झूठे आरोप उनके ऊपर लगवाए हैं। वहीं मृतक की मां आगे कहती हैं कि मेरी बच्ची की मौत उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हुई है। कुछ भी नहीं थी, ये तो ठीक ठाक थी, बस पानी की कमी थी इसमें, और ये दिखाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। कैसे क्या कुछ हुआ? ये जब गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बेटी को मार दिया, क्या कुछ हुआ? ये तो हमारे घर वाले ही हैं, मौसी के लड़के हैं, इन्होंने घर पर हमारे पर कार्रवाई कर दी। ये लड़के बीमार चल रही थी, पानी की कमी बता रहे थे। रात को ठीक ज्यादा परेशानी होगी, वो एक्सपायर होगी। सुबह इनको मिट्टी दी गई लड़की को। कब दी थी मिट्टी? सुबह दी थी। लड़की का पिताजी साथ और लड़के का दादाजी साथ था।
भिवानी इन दिनों कूड़े का अड्डा बनता जा रहा है। गंदगी से शहर पूरा भर गया है। शहर की सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है जो कि कई दिनों तक उठाया नहीं जाता। समय पर नगर परिषद की गाड़ियां न आने की वजह से कई जगह तो कूड़े के ढेर लग गए हैं। पिछले दिनों प्रशासन ने कूड़े डालने वाली जगहों को चयनित करके वहां पर बैठने के लिए बेंच लगा दिए हैं, लेकिन अब उन बेंचों पर भी कूड़ा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से गर्मी में बीमारियां फैल रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो बेंच लगे हुए हैं ये गंदगी के पास नहीं होनी चाहिए और ये साफ जगह में हो ताकि आम पब्लिक बैठ सके और दिक्कत ना हो, धूप के ठंड में बैठ सके। इससे छाया में रखवा जाए कहीं की, और जहाँ गंदगी ना हो साफ जगह रखवा जाए। तो प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? प्रशासन से ये अपील करेंगे कि माननीय उपायुक्त महोदय इसमें इंटरवीन करके इसको स्वच्छ जगह पर रखवाया जाए ताकि आम पब्लिक को फायदा हो सके। ये सर प्रशासन ने मनाई थी रखने के लिए, पर यहाँ देखो बैठने की कोई सुविधा नहीं है। आग डंगा बहुत पड़ा है सर, इसकी साफ सफाई करवाओ सर। बस लोगों ने भी सुनना चाहिए या प्रशासन की जिम्मेवारी है? ये सर प्रशासन की जिम्मेवारी है, कुछ बंदों ने भी सोचना चाहिए। ठीक है भाई, इसको साफ सफाई रखे। कुर्सी बैठने के लिए प्रशासन ने रखवाई थी, यहाँ कचरा इतना पड़ा है सर। बहुत सारे खाने पीने का दुकान है और जो यहाँ पे जब बारिश आ गए पूरा ये बीटीएम सब जाम हो जाता है पानी के वजह से, कूड़ा जाके फंस जाता है। अब सफाई वाले भी कितना करेंगे, वो दिन में 2-2 बार उठा के अगला ले जाते हैं सफाई वाले, कमेटी वाले। तभी अगला मानते नहीं भाई यहाँ मत डालो, वो डालते नहीं, मानते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तेरा घर का है, सीधा उनके जवाब पे तेरा घर का प्लॉट है क्या? तो प्रशासन ने कोई कदम उठाना चाहिए। प्रशासन ने कदम उठाने चाहिए, उठाते नहीं। हम क्या करें सर, हम तो बुरा फंसे पड़े हैं यहाँ पे और लोगों को इतनी परेशानी है, खागड़ भी भीड़ रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, तब भी कोई नहीं सुनवाई होती है। मेरा कहना यही है। तो प्रशासन ने जो कुर्सियाँ बैठने के लिए रखी थी, उससे ये कुर्सियाँ रखने में तो कोई फायदा नहीं है ना। तो यहाँ के पहली बात तो ये है कि यहाँ के लोग समझते नहीं है ना मानते हैं। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, एनजीटी की डायरेक्शंस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, तो जीवीपीज को खत्म करने के तरीके हैं। वहाँ ब्यूटिफिकेशन यानी कि बेंचेस हमने लगवाए थे, लेकिन फिर भी अभी लोग उन बेंचेस पे कूड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, और उन बेंचेस की जो उपयोगिता थी वो उपयोगिता हो नहीं पा रही है। तो मेरी आम जन से, नागरिकों से अपील है कि उन वहाँ पे जीवीपीज पे कूड़ा ना डालिए। ठीक है, आपके घर में नगर परिषद की गाड़ी आती है, ट्रैक्टर्स आते हैं, ऑटो टिपर आते हैं, तो वहाँ पे कूड़ा आप उनको दे दीजिए सुबह। और अगर फिर भी अगर कोई इधर उधर कूड़ा फेंकते हुए मिला तो जैसे कि कानूनी कार्रवाई होती है। मंडियों में फसल की सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आवक अभी भी धीमी है। मंडियों में बहुत ही कम गेहूं आया है। वहीं हिसार शहर के अनाज मंडी अभी भी खाली पड़ी है। वर्तमान में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 प्रति क्विंटल है और मार्केट में इससे 100 रुपए तक ज्यादा भाव चल रहा है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बेहद ज्यादा है और इसके साथ ही गेहूं की फसल की पैदावार भी इस बार बेहद कम हुई। इसी वजह से किसान स्टॉक भी कर रहे हैं और मंडियों की तरफ रुझान बेहद कम है। साथ ही गेहूं की कमी की वजह से मंडी में दूसरे राज्यों से आए लेबर भी बेहद परेशान है। दरअसल मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों को काम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से उन्हें खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हम झराई का काम करते हैं, मंडी में बिल्कुल झराई का काम है ही नहीं जी। ना गेहूं आ रही, ना सरसों आ रही, कतई थाली बैठ कर चले जाते हैं ऐसे ही, समझे। ये भी नहीं अगर जो 100 रुपये भी बन जामे, 50 भी बन जामे, हैं थाली रहते हैं मंडी में। ना गेहूं आ रही, ना कनक को सरसों आ रही, ऐसे ही थाली बैठ कर चले जाते हैं। तो अब खाने की रोटी पानी खाने की भी दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत पूरी हो रही है जी। परिवार, साथ में परिवार है, किराए पर रहते हैं। 4-4 हज़ार रुपये किराए के ये बनिए लोग जो 4-4 हज़ार रुपये कमरा के लेते हैं। मंडी में गेहूँ आ रही नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हम किराया लगा के घर से आते हैं, घर से जाते हैं। 40 रुपये किराया लगता है, घर से रोटी खाएं, घर से चाय पिएं और कोई काम नहीं है मंडी से। मैंने 20 साल काम करते हो गए यहाँ। ईपकड़ के साल के अंदर देखा है, कभी दिक्कत नहीं आई थी। ईपकड़ आ रही है वैसे आ रही है। तो कितनी मजदूरी बनती थी एक दिन? मजदूरी बनती 300-400 रुपये बनती है। हाँ, अब क्या लगता है? ये 1 रुपया भी नहीं बना। तो कितने लोग आते हैं आपके साथ? मेरे साथ आते हैं 15 लग रहे हैं। अच्छा। 15 आदमी लग रहे हैं मेरे पास।
सबको नहीं काम मिले। वन विभाग के कर्मचारी पिछले 75 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस कारण वन विभाग के कर्मचारियों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वन विभाग कर्मचारियों की मांग है कि यहां पर मिसाल योजना को दोबारा लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, बकाया वेतन तुरंत दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार के समक्ष रख रहे हैं। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जज्जर डीएफओ उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण कर्मचारियों ने कहा कि आगामी 25 मई को पंचकूला में वन भवन में पूरे हरियाणा के वन विभाग के कर्मचारी जमा होंगे और हड़ताल करेंगे ताकि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान दे। सर, हमें जो है आज 75वां दिन निकल गया है और ये डीएफओ जज्जर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और हमें जज्जर उपायुक्त महोदय से भी 3 बार पहले हम अपना मांग पत्र दे चुके हैं लिखित में, और जो है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर जो है उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हमारे जो है मस्टोल जो है बंद कर रहा है डीएफओ और ठेकेदारी के तहत हमें धकेलना चाह रहा है। कितने दिन हो गए सर आपको? 75वां दिन हो गया है सर। आगे कोई आगे की रणनीति ये है कि 25 तारीख को स्टेट कमेटी ने जो फैसला ले रखा है पंचकुला के अंदर वन भवन के अंदर, वहाँ पूरे हरियाणा का जो है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद शुगर मिल में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पाने के लिए मृत कर्मचारियों के परिजन लगातार 32 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इन परिजनों में से 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि शुगर मिल प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किए जाने के बाद अब काफी आश्रित जुड़ गए हैं और धरने पर बैठे लोगों ने मौके पर पहुंचे शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा को कागजात दिखाते हुए कहा कि उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, जिसमें बताया गया कि संशोधित स्टाफ स्ट्रेंथ के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी में 19 पद आरक्षित है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। सभी कर्मचारी एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत लगे हैं। हम उस समय पे क्यों नहीं बैठे दोबारा कि भी नहीं कोई बात नहीं, शायद हो सकता है जो कि हमें 2007 में इन्होंने उठा ली है वो दे दी। इनका जब ये शुरू में धरने पर बैठे, इनको स्पष्ट बताया गया था कि 2003 और 5 की पॉलिसी के अनुसार केवल 5% एक्स ग्रेशिया का कोटा है, जिसके तहत 19 पोस्ट बनती हैं जो कि भरी हुई है। तो इनको ये बताया गया था जैसे ही पोस्ट वेकेंट होगी, कोई रिटायर होगा या दूसरी वजह से पोस्ट वेकेंट होगी, तब इनका नंबर आएगा। उसमें अधिकतम 5% का कोटा है, लेकिन फिर भी हमने इनकी सुझाव को मानते हुए आरसीएस को भेजा हुआ है ताकि उससे मार्गदर्शन आए, और वो जैसे ही मार्गदर्शन आएगा इनको बताया जा चुका है और इनको कहा भी गया कि जैसे एक कैंडिडेट की 1 जून को पोस्ट वेकेंट हो रही है तो वो उसके हिसाब से उसको मिल जाएगी। जिस तरह से एसडीएम साहब ने बात की है, वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शुगर मिल ने हमें आरटीए में दिए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे डेथ केस के लिए कम से कम 13 पद खाली हैं, लेकिन एसडीएम साहब उनको ना मान के मिल की ही बात मान रहे हैं। और उसमें एक लेटर जो मिल ने दिया है जो कि बिल्कुल इलीगल है, इसमें ना तो कहीं मोहर है, ना साइन है, ना नाम है किसी का। डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद नीचे उनका लिखा हुआ 2022, 2023, 2042 ऐसे लिखा हुआ है। ये डेट ऑफ रिटायरमेंट इस कागज को देख के लगता है कि डिसीज्ड एम्प्लॉय की दिखाई गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरे छात्रों ने प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों का कहना है कि यहां पर स्टाइफन मामले में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसके साथ ही छात्रों ने आयुष यूनिवर्सिटी में सुविधाओं के नाम पर कोरी घोषणाओं की बात कही है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं, इसलिए ना तो वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं और ना ही प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा।
ये हमारा ये 4th डे है स्ट्राइक का और 3 दिन से हमें कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अनुवाद नहीं मिल रहा है कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। हमारा स्टाइपेंड का जो मुद्दा था अब तक उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी है, इसलिए बच्चों को यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा अपनी डिमांड लोगों के सामने दिखाने के लिए कि यूनिवर्सिटी कैसे बिहेव कर रही है उनके साथ। कब तक जारी रहेगा सर। हम आज रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूरे मोहननगर से शहर में मार्च पास्ट कर रहे हैं, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जो हमारे प्रति नाराजगी है, जो पॉजिटिव रुख नहीं अपना रहे, उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी मांगों के वही तो हमारा चौथा दिन है, चौथे दिन तक हमारे से कोई मिलने नहीं आया आज तक, ना कोई प्रशासन आया ना हरियाणा सरकार की तरफ से कोई आया है। हमारी मांगे है कि यूनिवर्सिटी हमारा स्टाइपेंड बढ़ाए, यूजी और पीजी दोनों का स्टाइपेंड बढ़ाए। एनसीआईएसएम की तरफ से नोटिस आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिस आ चुका है। पिछले 6 महीने से यूजी स्टूडेंट्स चक्कर लगा रहे हैं इनके ऑफिसों के, और पिछले 2.5 साल से पीजी स्कॉलर्स इनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही इस पर नहीं की गई है। प्रशासन बस हमें एक ही आश्वासन हर बार देता रहता है कि हमने फाइल आगे भेज दिया, फाइल आगे भेज दिया, लेकिन जब हम डीजी ऑफिस में जाते हैं तो वो हमारे को जवाब मिलता है कि यहाँ तक फाइल पहुंची नहीं है। क्या प्रशासन हमें बस ये आश्वासन या झूठे वादे ही करता रहेगा? हमारा स्टाइपेंड, हम इसको लेके अल्टीमेटम देके स्ट्राइक पे आ गए। पिछले 4 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से एक बार रजिस्ट्रार सर आए थे, उसके बाद हमारे पास कोई आया तक भी नहीं है उसके, और उसमें भी कोई कमेटी में भी कोई निष्कर्ष नहीं। वहीं पुंडरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ हरियाणा आयुष्मान और हरियाणा आरोग्य हरियाणा की थीम पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ सांसद नायब सानी ने किया है और कहा कि सरकार देश के साथ साथ प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि शरीर स्वस्थ होगा तो भारत भी स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। वैश्विक महामारी कोरोना में खुद की परवाह नहीं करते हुए डॉक्टर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर आदि फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने मानवता की सेवा करने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो परिवार पहचान पत्र कार्ड बने और उसके निमित्त ये बात कही थी कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन सब लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, उनका बीपीएल कार्ड भी बनेगा, और उनको जो हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हमारा जो ध्येय है, हमारा ध्येय ये है कि जो 1,80,000 रुपए से कम आय के लोग हैं उनको हम किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ सके, उनकी आय को कैसे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।